नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विधि वार्ता पर आप लोगों से भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चोरी अर्थात थेफ्ट के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसके पहले जो है यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के थी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक चर्चा के बाद ही जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो चोरी का प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 के पहले जो भारतीय दंड संहिता 1860 थी, उसमें जो है चोरी के बारे में धारा 378 में प्रावधान था और चोरी के बारे में दंड का प्रावधान धारा 379 अर्थात 379 में प्रावधान था। क्योंकि अब जो है भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है। तो अब दोस्तों, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोरी का प्रावधान कहाँ है, चोरी के बारे में दंड कितना है, चोरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके बारे में आप लोगों से एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका प्रावधान कहाँ गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 के उपधारा 1 में चोरी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 उपधारा 1 में चोरी के विषय में इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई जंगम संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी कहा जाता है। अर्थात बेर एक्ट में जो धारा 303 उपधारा 1 में यह बताया गया है, इसको जब और आसान भाषा में आप देखेंगे या इसका विश्लेषण करेंगे तो चार महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर इस धारा का हम विश्लेषण करें तो हमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व जो है सामने आएंगे। सबसे पहला जो है कि बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। दूसरा जो है चल संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा जो है किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। चौथा जो है वह व्यक्ति के बिना सम्मति के लिया गया हो। और पांचवा जो है संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया हो। तो मित्रों, जैसा कि मैं इसमें 5 आवश्यक तत्व बताए, इसका सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है कि बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। अर्थात बेईमानीपूर्ण, इसमें आपको यह समझना है कि बेईमानी होता क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 में यह बताया गया है कि बेईमानी क्या होता है। भारतीय दंड संहिता में जो है धारा डिफिनेशन क्लॉज की धारा 24 में यह बताया गया था और भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 में बेईमानी के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि बेईमानी से अभिप्रेत ये है जब एक व्यक्ति को सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानिकारी होता है तो उसे बेईमानी कहते हैं। अर्थात चोरी का जो सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि वह बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। और दूसरा जो आवश्यक तत्व है चल संपत्ति अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो बीएनएस में देखेंगे कहाँ प्रावधान है। तो भारतीय न्याय संहिता की डिफिनेशन क्लॉज में धारा 2:21 में जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी से तात्पर्य यह होता है कि भूमि या भूबद्ध वस्तुओं के अलावा जो है जो प्रॉपर्टी होती है वह चल संपत्ति होती है। अर्थात ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके उसे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति कहते हैं। मतलब कि दूसरा जो आवश्यक तत्व है चल संपत्ति होनी चाहिए। क्योंकि अचल संपत्ति जो है वह भूबद्ध होती है, भूमि से जुड़ी होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती है, इसलिए वह चोरी के विषय वस्तु नहीं हो सकती है। जैसे कि धारा 303 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि जब कोई वस्तु भूबद्ध हो तो वह चल संपत्ति न होने के कारण चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसे भूमि से पृथक किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे यह के कब्जे में कोई एक वृक्ष है जो का उसको बेईमानीपूर्ण आशय से
चुराना चाहता है तो जैसे ही या के कब्जे में जो वृक्ष है का जैसे ही उस वृक्ष को काटता है, अलग करता है, तो वह जो है चोरी की विषय वस्तु हो जाती है और व्यक्ति काट कर उसे जैसे हटाता है वो चोरी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कि जो संपत्ति है वह किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। मतलब कि चोरी की विषय वस्तु तभी हो सकती है जब वह किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। कहीं ऐसे ही पड़ी हुई कोई संपत्ति जिसका कोई ओनर ना हो तो वह जो है चोरी का अपराध नहीं होगा, बल्कि वह अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी जगह पे कोई संपत्ति पा जाता है और उस संपत्ति को जो है उसके जो वास्तविक मालिक हैं उसका पता लगाए बिना वह अपने प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को यूज कर लेता है, तो यहाँ आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो सकता है, लेकिन यह चोरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है कि उसी संपत्ति की चोरी हो सकती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। जैसे कि कहीं आप कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के घर गया और उसके मेज पर कोई अंगूठी है और तो यहाँ पर अंगूठी जो है उस व्यक्ति की है, तो कोई व्यक्ति उसको अगर अपने बेईमानीपूर्ण आशय से अपने पॉकेट में रख लेता है और उसे वापस करने का आशय नहीं है तो यहाँ पर यह चोरी हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है यह है कि जो संपत्ति है वह व्यक्ति की सम्मति के बिना लिया गया हो, अर्थात उसमें जो संपत्ति है वह किसी व्यक्ति से बिना पूछे, बिना उसकी सम्मति के ले लिया गया हो और बेईमानीपूर्ण आशय हो तो वह जो है चोरी हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जाना। इस प्रकार से ये पांचों एलिमेंट जब आवश्यक तत्व पूरे हो जाएंगे तो ये चोरी हो जाएगी। और इस संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 उपधारा 1 में जो है चोरी के बारे में, चोरी के आवश्यक तत्व के बारे में बताया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के उपधारा 2 में इसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी का अभियुक्त होता है, अगर उस पर चोरी का आरोप सिद्ध हो जाता है तो दंड क्या होगा। तो इसके लिए जो है सजा जो है 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना, या सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति दोबारा जो है वही अपराध करता है तो उसे जो है कम से कम 1 वर्ष की सजा और अधिकतम 5 वर्ष की सजा जो है दी जाएगी। यह जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के उपधारा 2 में दंड के बारे में बताया गया है। और चोरी के संदर्भ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण वाद हैं। पहला है प्यारेलाल का वाद, ये 1963 में सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें जो है अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी था जो अपने ऑफिस की फाइल को वहां से ले जाता है और वो किसी अपने घर ले जाता है और वह फाइल जो है किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है और फिर बाद में उस व्यक्ति से लेकर अपने ऑफिस में यथास्थान जो है फिर फाइल को रख देता है। तो इस वाद में न्यायालय ने माना कि नहीं, यहाँ पर चोरी होगी, क्योंकि जो ऑफिस का में काम करने वाला व्यक्ति था वह बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के फाइल को ले गया और दूसरे को सौंपा। इसलिए जो है यहाँ पर बेईमानीपूर्ण आशय से हटाया उस फाइल को, इसलिए जो है चोरी का जो है उसे दोषी बनाया गया। और दूसरा एक केस है PM नेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इस वाद में का तथ्य इस प्रकार था, इसमें जो है एक वायुसेना का जो है हवाई जहाज एक व्यक्ति बिना परमिशन के उसको जो है उड़ाने के लिए हटाता है। इस वाद में भी न्यायालय ने इसे चोरी माना। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों से भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोरी के प्रावधान कहाँ है, चोरी के विषय में दंड क्या है, चोरी के आवश्यक तत्व क्या है, इन सारे विषय पे चर्चा किए और उम्मीद करते हैं कि चोरी के विषय में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं जो है इस प्रकार के अन्य वीडियो भी अगला एक्सटॉर्शन पे, उद्यापन पे, फिर चोरी एवं उद्यापन में अंतर क्या होता है, इन सब विषयों पे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतजार करिए। धन्यवाद।